हो गया। फिर से रिपीट चालू करना पड़ेगा। और इसलिए जिस तरीके का संघर्ष पूरे देश भर में हुआ, एक प्रकार से ब्रिटिश डर गए थे। ब्रिटिशों को लगने लगा था कि भारत पर अगर राज करना है तो ये जनजातीय समुदाय, ये वनांचल का वीर जो है, यह हमें इस देश पर राज नहीं करने दे सकते और इसको रोकना चाहिए। इस भारत पर अगर राज करना है तो ये जो फाइटर जो फोर्स जो है, ये डिटर्मिनेंट फोर्स जो है, इसको बदनाम करना होगा, इसको रोकना होगा। और इसलिए ब्रिटिशर्स का षड्यंत्र प्रारंभ होता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा वन अधिनियम थोपा जाता है। जंगल में जो वनांचल के ये राजा थे, इनको वनों से दूर करने का षड्यंत्र होता है। समझने की आवश्यकता है कि कारण कुछ भी बताया जाए, वनों की रक्षा के लिए वन अधिनियम लाया, ये बताया गया। प्राणियों की रक्षा के लिए वन अधिनियम लाया, ये बताया गया। पर हम देखते हैं, हम तो समझदार हैं। क्या 1865 के पश्चात इस देश में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी या कम हुई? क्या उसके पश्चात इस देश में वन जंगल कटा, घटा या बढ़ा? तो हम सब लोग देखते हैं कि इस देश का जंगल भी घटा, इस देश के वन्य प्राणी भी घट गए, क्योंकि इनकी संरक्षण जो समाज था, उस समाज को वनों से दूर किया गया, उस समाज को मारा गया, लाखों वनवासियों को। यानी मैं अगर चिपको आंदोलन की प्रेरणा बहुगुणा जी को कहां से मिली, ऐसा मैं अगर सोचता हूं, तो वनों को कटाई के बचने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ वनवासी भाइयों ने, जनजाति भाइयों ने पेड़ से लिपट कर रह गए। पेड़ पे ही लाखों जनजातियों को मारा गया। वही शायद बहुगुणा जी के चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना होगा, ऐसी मैं मानता हूं। लाखों वनवासी भाइयों को ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा गया। राजा शंकर शाह, उनके बेटे रघुनाथ शाह, जबलपुर के राजा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब उन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंका, तो ब्रिटिशों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को कितना अत्याचार पूर्वक मारा होगा। फांसी लटकाई नहीं, गोलियों से मार दिया ऐसी नहीं, तो तोपों से बांध कर राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह को तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया। कितना गुस्सा ब्रिटिशों के बीच में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के खिलाफ होगा, समझने की आवश्यकता है। राजा रघुनाथ शाह ब्रिटिशों के शरण में आने से मना कर दिए थे। हम देखते हैं कि
एक तरफ जहां षड्यंत्र पूर्वक जनजाति समाज को भारत के अन्य समाज से अलग करने का षड्यंत्र जब हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है ये भी समझने की आवश्यकता है कि भारत का जनजाति समाज संपूर्ण समाज के साथ कैसे लड़ा। महाराणा प्रताप के साथ पुंजा भील कैसे लड़ा होगा? वो लोहार समाज की एक प्रकार से मैं ये मानता हूं कि हम अगर देखते हैं कि वो जनजाति लोहार समाज जो रास्ते के किनारे लोहे के शस्त्र वस्त्र बनाने का काम करता है, पर रहता झोपड़ी में ही है, रहता पाते में ही है। तो मैं जब देखता हूं, जब समझता हूं, तो ध्यान में आता है कि वनांचल में महाराणा प्रताप जब संघर्ष कर रहे थे, महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे, तब ये समाज महाराज को वचन देता है कि जब तक महाराणा प्रताप राजमहल में नहीं जाएंगे तब तक हम पक्का मकान नहीं बनाएंगे। और हम सब लोगों ने, हमें पता ही है कि महाराणा प्रताप अंतिम समय में उनकी तबीयत बिगड़ती है और जंगल में ही उनका निधन हो जाता है। वो राजमहल में नहीं जा पाते हैं और इतने वर्षों के बाद भी ये समाज महाराज राजमहल में नहीं गए और इसलिए हम पक्का मकान बनाकर नहीं रहेंगे। पैसा तो बहुत कमा रहे, पर संकल्प दिया, वचन दिया था। ये वचन का इतना पक्का समाज, ब्रिटिशों ने ये समाज को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। समझना पड़ेगा, पारधी समाज जो लड़ता था, भिड़ता था, मारता था, ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, ऐसे पारधी समाज को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। ये क्रिमिनल ट्राइब यानी स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद भी मैं अभी भी देखता हूं कि कोई घटना अगर होती है तो उनको उठाकर पहले जेल किसी को लेके जाएंगे, तो ये पारधी समाज, ये शिकारी समाज, ये लड़ने वाला समाज, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कितना अपमान! समझना होगा कि कैसा षड्यंत्र इस समाज के साथ हुआ है। एक एक इतिहास की गाथा को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है और इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आज 15 नवंबर का बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाना, ये जनजातियों के गौरव के क्षण को समाज के सामने, जनजातियों का सही इतिहास समाज के सामने, जनजातियों के स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष समाज के सामने लाने का एक बहुत अच्छा मौका है। ये वीर समाज, लड़ने वाला समाज, गरीब लाचार समाज बनाकर रख दिया और इसलिए जनजाति समाज की परंपरा, संस्कृति होगी, इसकी विशेषता ये होगी, ये सब गौरवशाली परंपराओं को भी समाज के सामने लाना होगा। केवल कपड़े कम पहनते हैं और इसलिए ये सब लोग अनपढ़ हैं, इस तरह से जो प्रस्तुत किया गया, तो सही मायने में गौरवशाली परंपराओं को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। जनजाति समाज में महिलाओं का स्थान, महिलाओं को एक प्रकार से पूज्य के रूप में जनजाति समाज में देखा जाता है। यानी दहेज प्रथा जो हम अन्यत्र देखते हैं, जनजाति समाज में एक प्रकार के शादी के समय लड़की वालों को कुछ न कुछ दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि लड़की वाले जो हैं उनके घर से काम करने वाले 2 हाथ दूसरे घर में आने वाले हैं, उनके घर से एक शक्ति दूसरे घर में आने वाली है और इसके जिस घर से लड़की ब्याह कराती है उस घर से शक्ति कम हो रही है,
तो शक्ति की आवश्यकता वहां है। तो जहां डिपेंडेंट के रूप में पूरा समाज देखता है, वही जनजाति समाज में महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण खाने वाला नहीं तो काम करने वाली महिला के रूप में, शक्ति के रूप में महिला को देखा जाता है। समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं देश भर में जेंडर रेशो भी देखता हूं, तो जनजाति क्षेत्र में महिला पुरुष, मेल फीमेल जेंडर रेशो में अगर हम देखते हैं तो फीमेल अनुपात ये ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि भ्रूण हत्या ये कल्पना में भी नहीं है। आमा पूजा करते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कैसी परंपराएं हैं। कोई भी फल ये पूजा किए करने के बगैर नहीं खाते हैं। कोई भी अन्न, नवाखाई का पर्व, जब धान्य नया आता है तो पहले उस धान्य की पूजा करने के पश्चात अपने अनाज में नया अनाज मिलाएंगे और उसके पश्चात बनाकर खाएंगे। तो एक प्रकार से हर इसको धर्म के साथ, परंपरा के साथ जोड़ा गया। और इसलिए कोई भी फल खाना है तो पहले उसकी पूजा करेंगे, और पूजा करते हैं यानी क्या है। तो मैं जब देखता हूं तो समझ में आता है कि आमा पूजा कब होती है। तो यह आमा पूजा अक्षय तृतीया के समय आमा पूजा होती है। अक्षय तृतीया कब आती है, तो गर्मी के दिनों में जब अक्षय तृतीया आती है, मैं ये मानता हूं कि ये अक्षय तृतीया के समय आम का बीज पूर्ण विकसित होता है। और फलों में भी भ्रूण हत्या जहां मान्य नहीं, यानी पूर्ण बीज विकसित होने के पहले अगर फल खाया जाएगा तो एक प्रकार से वो भ्रूण हत्या है। और इसलिए अक्षय तृतीया के बाद, आमा पूजा होने के बाद, यानी बीज पूर्ण विकसित होने के बाद, वो पूजा करने के पश्चात फल को खाना, ये जो कल्पना है, मुझे ऐसे लगता है कि फलों में भी भ्रूण हत्या अगर मान्य नहीं है तो बेटियों की हत्या कैसे करेंगे, समझना होगा। गोत्र परंपरा, टोटका परंपरा को अगर हम देखते तो जनजाति समाज की गोत्र और टोटका परंपरा में एक प्रकार से अपने वृक्ष, पेड़, प्राणी, इसी के आधार पर ही अलग अलग समाज का गोत्र परंपरा है। और इसलिए कोई जिनका गोत्र, यानी गोंड समाज में कुमरे समाज जो है, अभी इनके इसमें अगर कुमरे समाज का गोत्र अगर बकरी है तो वो बकरी को हाथ भी नहीं लगाएगा, बकरी को मारेंगे नहीं, बकरी को मांस खाएंगे नहीं। यानी एक प्रकार से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम। यानी मैं देखता हूं कि जब जिस समाज का गोत्र शेर है, वाघ है, तो वो शेर की शिकार नहीं करेंगे। जिस समाज का गोत्र सर्प है तो वो सर्प की शिकार नहीं करेंगे, वो उसको अपने सामने मारने भी नहीं देंगे और स्वयं भी उसको नहीं मारेंगे। कितनी अत्युच्च परंपरा है। यानी समाज में कोई न कोई वर्ग ऐसी हो कि जो एक प्राणी की रक्षा करेगा। समाज में कोई न कोई वर्ग ऐसी होगा कि जो एक वृक्ष, एक पेड़ की रक्षा करेगा। जो उसका गोत्र होगा, जो उसका टोटका होगा, वो पेड़ को नहीं काटेगा। किसी कई परंपरा है। यानी शादी के समय में अगर पेड़, लकड़ी की आवश्यकता है, अधिक पेड़ों की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है खाना बनाने के लिए, तो पहले वो पेड़ की पूजा करते हुए अनुमति लेते हैं। हमारे घर में शादी है और शादी के लिए
थोड़ी लकड़ी की आवश्यकता है और इसलिए ये पेड़ की कुछ टहनियां हम काट रहे हैं। एक प्रकार से पूजा करते हुए पेड़ की अनुमति लेते हैं, अनुमति के पश्चात कुछ सूखी टहनियों को काटा जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। जल की आवश्यकता अगर है, अधिक जल की आवश्यकता है, तो हम ऐसे ही एक गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के लोग बाजे गाजे के साथ गाना गाते हुए नदी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो नदी की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और नदी मैया से अनुमति ले रहे हैं कि हमारे घर में शादी है तो पानी अतिरिक्त लगने वाला है और अतिरिक्त पानी लगने वाला है, नदी मैया हमें अनुमति दे। नदी मैया की अनुमति लेकर अतिरिक्त पानी लेते। ये कितनी अत्युच्च विचार, यानी जहां एक प्रकार से नल में पानी हम बिल जमा देते हैं तो 24 घंटा मैं दाढ़ी करते वक्त नल चालू कर रखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा सोचने वाला, उसमें नदी बह रही है, देखने वाला कोई नहीं है, तो भी ये जो सृष्टि जो है ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये दोहन के संस्कृति का परिचय एक प्रकार से। इतना अत्युच्च विचार देखने को मिलता है। ऐसी कई परंपराएं, उसको समझने की आवश्यकता है। इस बातों को, जनजाति गौरव दिवस जब हम मना रहे हैं तो जनजातियों की वीरता को समाज के सामने लाना ये जरूरी है। जनजाति के ऐसे आदर्श, परंपरा, संस्कृति को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। जनजातियों के पर्व जो हैं, सरूल पर्व होगा, सूरज और धरती के रिश्तों का पर्व होगा। ये निसर्ग के पर्व जो हैं, ये पर्वों के माध्यम से समाज को एक आदर्श विचार देने का जो काम करते हैं, तो ये पर्व को, पर्व का परिचय समाज को करके देने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जनजाति समाज को कैसे गरीब लाचार बना दिया, यानी आइसोलेशन में ले जाने का षड्यंत्र। एक सामूहिकता और सहभागिता, ये दोनों इस समाज का एक विशेष परिचय है। सामूहिकता और सामुदायिकता, ये इस समाज का विशेष परिचय है। क्योंकि मैं देखता हूं कोई भी जनजाति नृत्य एकल नृत्य नहीं है। कोई भी जनजाति गान जो है ये एकल गान नहीं है। अकेले में गाते हुए कभी कोई नहीं देखता, अकेले में नाचते हुए कभी नहीं देखता है। अगर ये जनजाति समुदाय दुखी होता तो कभी दुख में नाचते हुए आप लोगों ने किसी को देखा है क्या? ये तो रात रात भर नाचते हैं, रात रात भर नृत्य करते हैं और पूरा गांव का गांव एक साथ नृत्य करता है। और सामूहिकता कितनी, हम अगर उनके नृत्य को अगर देखेंगे तो 100 लोग भी नाच रहे तो एक साथ, एक का पैर आगे आया तो 100वें नंबर पे जो व्यक्ति है उसका भी पैर आगे आएगा। महिला पुरुष एक साथ नाचते हैं, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, लूट नहीं, चोरी नहीं, बलात्कार की घटनाएं जनजाति समाज के द्वारा जनजाति क्षेत्र में बलात्कार की घटना ये नहीं दिखाई देती। नदी में महिला पुरुष एक साथ नहाते हैं तो भी व्यभिचार नहीं। समझना होगा कितना सही मायने में ये जो एक निष्कलंक, निष्कपट शुद्धता, इस समाज की इस शुद्धता को लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। इस समाज की अच्छाइयों को लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सभी बातों से देश को एक दूर रखने का षड्यंत्र, इस देश को एक प्रकार से बांटने का षड्यंत्र हुआ है। और इसलिए जनजाति गौरव दिवस का ये निर्णय जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये भ्रम, इतने सालों तक जो भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास जो हुआ, ये भ्रम को
भ्रम से समाज को बाहर निकालने का काम हमें करना होगा। और इसलिए ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज जो जनजाति समाज का जो पारंपरिक ज्ञान जो है, हमारा ये जनजाति समुदाय काम करने वाला समुदाय रहा है। मैं झारखंड की आसुर जनजाति जो लोहा उत्पादन करती थी, लोहे की वस्तुएं बनाती थी, अगरिया जनजाति कि जो लोहे के अलग अलग प्रकार के वस्तु शस्त्र बनाने का काम करती थी, ऐसे अलग अलग प्रकार के यानी वैदू, जिसको हम कह सकते हैं कि ये वैदू बाबा जो वनांचल के क्षेत्र में एक प्रकार से आयुर्वेद का ज्ञान, उतना बड़ा ज्ञान उनके पास है, भंडार जिनके पास है, ऐसा ये परंपरागत ज्ञान। मैं रायगढ़ जिले में जाता हूं कि वहां का रायगढ़ के पास की झारा ट्राइब, वो जिस तरीके से स्टील मेटल की वस्तुएं बनाते हैं, वो कला को देखने के बाद लगता है कि ये कितना उत्कृष्ट कलाकृति। लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाला जनजाति समुदाय हमें दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां लकड़ी के द्वारा, बांस के द्वारा अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाने का काम जिस कुशलता से करते हैं, पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज को, ये ट्रेडिशनल स्किल्स को नकारा गया। मुझे लगता है कि जनजाति गौरव के दिवस के निमित्त हम ये जनजाति समुदाय के ट्रेडिशनल स्किल्स को भी सामने लाने की आवश्यकता है। ये जनजाति समुदाय के ट्रेडिशनल नॉलेज को भी सामने लाने की आवश्यकता है। ये परंपरागत ज्ञान को भी सामने लाने की आवश्यकता है और ये ज्ञान को स्थापित करने की आवश्यकता है। ये ज्ञान को सम्मान देने की आवश्यकता है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ट्रेडिशनल नॉलेज को स्थापित करने का जो एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि जनजाति क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुत अच्छा ये होगा। यानी मैं थाना जिले में जाता हूं तो वर्ली पेंटिंग, गोंडी पेंटिंग, गोंड क्षेत्र में जाता हूं तो जिस तरह का गोंडी आर्टिस्ट, गोंडी पेंटिंग, तो ये पूरे देश में हर जनजाति अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाती है। वो पेंटिंग लाखों रुपए में बेची जाती है। वो दर्शन जिस तरह का चित्र बनाते, एक प्रकार से पूरे निसर्ग का चित्र, वो चित्रों के द्वारा प्रगटीकरण करते, अंदर की मनो की भावनाओं का प्रगटीकरण उसमें दिखता है। तो कपड़े बनाने वाली जनजाति या कोष्टी समाज होगा महाराष्ट्र में, या पूरे उत्तर पूर्वांचल में बुनकर समाज जो है, एक प्रकार से हर गांव-गांव में कपड़ा उत्पादन, तो उसको समझना होगा। नागालैंड के क्षेत्र में जहां मुखौटा बनाने वाली जनजाति एक प्रकार से इतने अच्छे अच्छे प्रकार के मुखौटे बनाती है कि जो दुनिया में जिसको डिमांड है, तो ये समुदाय की शक्ति को समझना होगा। इतने दिनों तक जिनको दबा के रखा, उस शक्ति को सामने लाने का मुझे लगता है कि ये जनजाति गौरव दिवस, इसलिए नाम बहुत अच्छा दिया है, जनजाति गौरव दिवस। और इसलिए ये जनजाति गौरव दिवस को हम जब मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनजातियों का स्वाधीनता आंदोलन का योगदान होगा, जनजातियों की गौरवशाली परंपरा संस्कृति होगी, जनजाति समाज का पारंपरिक ज्ञान होगा, जनजातियों की परंपरागत स्किल्स होंगे। ऐसे सभी विषयों को समाज के सामने लाना ये बहुत जरूरी है। ये जनजाति समाज लाचार समाज, गरीब समाज ये कभी भी नहीं रहा है। ये हमें समझना होगा। ये देश के शक्ति को ब्रिटिशर्स के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गरीब लाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया, हीन भावना समाज में उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, समाज को अपने कर्तृत्व से दूर ले जाने का प्रयास किया गया, समाज के ऐसे सभी गुणों को, क्षमताओं से उनको हीन भावना से ग्रस्त करने का एक षड्यंत्र इस देश में खेला गया,
मुझे ऐसे लगता है कि ये षड्यंत्र को समझना होगा। ये भारत की आत्मा, भारत की शक्ति, इसको पुनर्जागृत करने का समय आया है। भारत के विकास में इस भारत के शक्ति को पुनः लगाने का समय आया है। और इसलिए स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाते हुए जब देश में ये निर्णय हुआ है जनजाति गौरव दिवस मनाने का, मुझे लगता है कि ये सही मायने में बहुत ही एक परिवर्तनकारी निर्णय है। देश में एक सशक्त समर्थ भारत के निर्माण की सही मायने में पहल है। और इसलिए उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ऐसे सभी विषयों के साथ एक एक बात को, एक एक विषय को लोगों के बीच में लेके जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं पूरा पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, इधर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, एक पूरे भारत में यानी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां जनजाति समुदाय ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया है। यानी मैं पूर्वोत्तर में खासी विद्रोह, खासी जनजाति के द्वारा 1829 में तीरथ सिंह मुखिया के द्वारा जो संघर्ष किया गया, या फूकन बरुआ का विद्रोह होगा, या नगा संग्राम का विद्रोह होगा, या नागालैंड में रानी गाइडुलुंग के नेतृत्व में, यानी 13 साल के उम्र में रानी गाइडुलुंग ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाया और अपने भाई के मृत्यु के पश्चात महारानी बनने के बाद जब उनको सजा हुई, सतत संघर्ष करते रही। अंतरिम सरकार बनने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश से 1946 में रानी गाइडुलुंग जेल से बाहर आती है। इतना संघर्ष 13 वर्ष के आयु में ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष का जो साहस रानी गाइडुलुंग ने दिखाया, ये कहीं इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? ये पलामू समाज का विद्रोह 1771 में, जहां राजा चित्रजीत सिंह के नेतृत्व में चेरो आदिवासी समाज ने जो एक संघर्ष किया, वो क्यों इतिहास के पन्नों में नहीं है? खरवाड़ आंदोलन क्यों, संताल परगना का खरवाड़ आंदोलन इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है? समझना होगा हमारे बस्तर के क्षेत्र का ब्रिटिशर्स के खिलाफ का संघर्ष, ताना भगत का आंदोलन गुमला के क्षेत्र का क्यों इतिहास के पन्नों में नहीं है? ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में एक प्रकार से ठाकुर चेतन सिंह और युवराज विक्रम सिंह ने जो ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाया, ये सब विषयों को विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वकेंद्रित, स्वभाषा, स्व परंपरा, स्व संस्कृति, स्व मिट्टी का संघर्ष को सीमित समुदाय का संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया। समझने की आवश्यकता है। यानी एक एक प्रांत मगर देखेंगे, गुजरात में जोरिया भगत के नेतृत्व में किया गया आंदोलन होगा, या मानगढ़ का मैंने पहले ही कहा नारायण गुरु का 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में जितने 1500 से ऊपर जनजाति भाइयों ने बलिदान दे दिया, तो हमारा अल्लूरी सीतारामन राजू का आंध्र प्रदेश में 1924 में जिस तरह का संघर्ष खड़ा किया, मुझे लगता है कि ये इतिहास के पन्नों में नहीं आया है। ये पूरे संघर्ष का इतिहास को, जनजाति समुदाय के वीर गाथा को, जनजाति समुदाय के शौर्य गाथा को समाज के सामने लाने का समय अभी आ गया है। स्वाधीनता के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तो जगह जगह जो हजारों, मैं मानता हूं कि लाखों जनजाति भाइयों को ब्रिटिशर्स ने कत्लेआम कर दिया, अनन्वित अत्याचार जिन पर किया, और जिन्होंने सतत संघर्ष ब्रिटिशों के खिलाफ करते रहे, तो ये
बलिदानियों की गाथा को समाज के सामने लाना ये समय की आवश्यकता है। और इससे एक एक प्रांत के ऐसे वीरों का इतिहास, यानी फिर वो बड़वानी का भीमा नायक का संघर्ष हमें इतिहास के पन्नों में लाना होगा, उसको पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना होगा, प्रकाशित करना होगा, समाज के सामने उस विषय को लेके जाना होगा कि ये लड़े भारत के विषय, भारत की आज़ादी के लिए। इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, भारत के स्वाधीनता के लिए किया है, अपने लिए नहीं। ये समाज के लिए, रक्षा के लिए किया ऐसा नहीं है, अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति के रक्षा के लिए तो किया ही है, पर इस भारत की मिट्टी के लिए संघर्ष किया। और इसलिए मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है कि अभी ये समय आ गया है जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहे हैं। अभी हर विषय को भारत की वास्तविक पहचान के साथ आगे बढ़ने का समय आया है। अभी भारत और भारतीयता के साथ आगे बढ़ने का समय आया है। और इसलिए गलत इतिहास अगर इस देश में हमारे सामने लाया गया तो मुझे ऐसी लगता है कि सही इतिहास, यथार्थ इतिहास समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। और इसलिए इस देश का जनजाति समुदाय, इस देश का अनुसूचित जाति समुदाय, इस देश का ग्रामीण समुदाय, इसका देश के विकास के में योगदान को समाज के सामने लाना ये बहुत समय की आवश्यकता है। उस दृष्टि से या आने वाले समय में समाज को इकट्ठा करते हुए ये सभी विषयों के साथ आगे बढ़ना ये समय की आवश्यकता है। और इसलिए ये बिरसा मुंडा जयंती आने वाले वर्षों में मुझे लगता है में जनजाति समुदाय को जो दबाने का काम हुआ है, आज जनजाति समाज गौरव महसूस कर रहा है। आज मैं ऐसी मानता हूं कि इस देश के नेतृत्व ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की घोषणा करते हुए इतने वर्षों के अपमान को दूर किया है। आज इतने वर्षों से जो दबाने का षड्यंत्र जो हुआ है उससे दूर किया है। अभी खुली सांस में, इस स्वाधीन भारत में एक खुली सांस लेने का मौका जनजाति समुदाय को इस नेतृत्व ने दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है, ये जो एक वातावरण देश में बन गया है और इसलिए इस देश के हर समाज के स्वाधीनता आंदोलन के योगदान को, इस देश की संघर्ष गाथा को इस देश समाज के सामने लाना ये समय की आवश्यकता है। बिना खड्ग, बिना डाल इस देश को आजादी नहीं मिली है। इस देश को स्वाधीनता ये गिफ्टेड नहीं है। बिना संघर्ष से अंग्रेज इस देश को छोड़ गए ऐसा नहीं है, तो लाखों लोगों के समर्पण से इस देश को स्वाधीनता मिली है। लाखों लोगों के संघर्ष से इस देश को स्वाधीनता मिली है। और इसलिए ये संघर्ष की गाथा को समाज के सामने लाना ये समय की आवश्यकता है। जब पता चलेगा कि मेरे देश के, मेरे पूर्वजों ने इस देश के स्वाधीनता में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, तो मेरे देश को खड़ा करने में भी मुझे अपना पूरी शक्ति लगानी होगी। ये वातावरण देश में खड़ा होगा। और इसलिए देश में ऐसी जो जो गलत बातें जो भारत की पहचान ही नहीं है, वो भारत की पहचान के रूप में स्थापित करने का जो षड्यंत्र हुआ, छुआछूत भारत की पहचान नहीं है। ये छुआछूत कहां से आई? समझना होगा कि आक्रमण कालखंड में इस देश में छुआछूत स्थापित करने का षड्यंत्र हुआ। और इसलिए छुआछूत अगर भारत की पहचान नहीं है तो छुआछूत को दूर करना ये भी हमारा दायित्व है। अनटचेबिलिटी को दूर करना ये भी हमारा दायित्व है। और इसलिए ऐसे सभी परंपराओं को समाज के सामने लाना होगा। वो जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने का दायित्व किसका है? समाज के सामने लाना होगा। ऐसे मां दंतेश्वरी में, दंतेवाड़ा के मंदिर में जनजातीय समुदाय पुजारी के रूप में वहां पूजा करता है, समाज के सामने लाना होगा।
तो बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है कि जनजाति हिंदू है कि नहीं है, जनजाति हिंदू नहीं है, जनजाति हिंदू नहीं है, जनजाति सनातनी नहीं है। इस तरह का एक वातावरण बनाने का षड्यंत्र होता है। मेरे मन में कई बार आता है, जनजाति हिंदू है कि नहीं है, पर जनजाति सनातनी परंपरा के वाहक है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। और इसलिए सही इतिहास के साथ आगे बढ़ने का समय अभी आ गया है। और इसलिए ऐसे सभी विषयों के साथ आगे बढ़ना, और एक एक परंपरा जो है, ये परंपरा का वैज्ञानिक आधार कैसे है, ये परंपरा में किस तरह का विशेषता है, ऐसी विशेषताओं को भी अध्ययन के आधार पर सामने लाना होगा। नहीं तो इतने वर्षों की परंपरा जो है, ये इसकी विशेषताओं को समाज के समक्ष लाना, ये समय की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से ये जो इतने वर्ष षड्यंत्र पूर्वक समाज को बांटने का जो षड्यंत्र हुआ, किसने किसको लूटा, यानी कहीं भारतीय समाज को ही आपस में भिड़ाने का षड्यंत्र होता है, कई भारतीय समाज को ही आपस में बांटने का षड्यंत्र होता है। कई कहते हैं कि बड़ियों ने किसको मारा, कई कहते हैं ये समाज ने उसको मारा, कई कहते हैं उस समाज ने उसको मारा, और आपस में समाज को एक बांटने का, लड़ाने का जो षड्यंत्र हो रहा है। मेरे मन में प्रश्न आता है कि बिरसा मुंडा को जेल में किसने डाला? यह प्रश्न कभी खड़ा होगा कि नहीं होगा? मेरे भगवान बिरसा मुंडा को, जो अपनी परंपरा संस्कृति के रक्षा के लिए, मिट्टी के रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिशों ने उनको जेल में डाल दिया। और फांसी दिए रहते तो पूरे क्षेत्र में, अगर देश में विद्रोह खड़ा हो सकता था। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक प्रकार से खाने में ही जहर देकर, हैजा का बहाना बनाकर बिरसा मुंडा की हत्या ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई। ब्रिटिशों को बिरसा मुंडा के जेल में डालने के लिए माफी मांगना पड़ेगा। देश में नारायण गुरु के नेतृत्व में, गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो मानगढ़ में हजारों जनजातियों की हत्या हुई, ब्रिटिशों को माफी मांगना पड़ेगा। स्वाधीनता के 75 वर्ष में यह एक वातावरण देश में खड़ा करने की आवश्यकता है। देश शक्ति के साथ जब आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका ने जापान में बम डालने के पश्चात अमेरिका ने जैसे माफी मांगने का ये विषय आया, तो भारत में भी जिस तरह का अत्याचार ब्रिटिशों के द्वारा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि ब्रिटिशों ने भी माफी मांगने का समय है। और इसलिए ये प्रश्न खड़े करने होंगे कि मामा तंचाबिल को फांसी किसने दी, सिद्धू कानू को किसने मारा, तिलका मांझी को किसने मारा, वीर नारायण सिंह को फांसी किसने दी, कालीबाई को किसने मारा, ये प्रश्न खड़े करने होंगे। ये सबको अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा गया, अंग्रेजों के द्वारा अगर इनको मारा गया, तो फिर आपस में, समाज में आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे अंग्रेजों के जो एजेंट जो है, ब्रिटिशर्स के जो एजेंट जो है, वो ये देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ब्रिटिश कालखंड में भी जब ये देश स्वाधीन हुआ, तो संपूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिली, ये देश बट गया, पाकिस्तान निर्माण हो गया। उस समय भी जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में अपना समर्थन दिया, ये वामपंथी तबका ही इस देश में हमारे समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, हमारे समाज को हर स्तर पर संघर्ष खड़ा करने का काम कर रहा है। कभी ग्रामीण शहरी के नाम से, कभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा सवर्ण के नाम से, कभी शहरी ग्रामीण के नाम से, कभी महिला पुरुष के नाम से, इस समाज को बांटने का जो षड्यंत्र कर रहा है, मुझे लगता है कि ये जनजाति गौरव दिवस के निमित्त हमको इस विषय को भी समझना होगा।
पूरा भारतवर्ष को एक शक्ति के साथ आना पड़ेगा। ये भारत की विविधता में एकता, ये भारत की शक्ति है। और मैं ये मानता हूं विविधता से भी बहुत महत्वपूर्ण जो है एकता, ये यूनिटी, ये जो है यूनिटी, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। और इसलिए ये एकता के लिए ये जनजाति गौरव दिवस जब घोषित हुआ है, तो मुझे लगता है कि देश में एक एकत्व का, एकता का, समरसता का ज्वार खड़ा करना इस समय की आवश्यकता है। और इसलिए उस दृष्टि से संवाद बनाने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है, और ऐसे सभी बातों की गौरवशाली विषयों के साथ देश को खड़ा करने की आवश्यकता है। जो समाज ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया आजाद भारत में, इस समाज के युवाओं को देश के विकास में भूमिका को सुनिश्चित करना, ये समय की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसी वीर गाथा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद इस तरह के निर्णय जो आ रहे हैं, यानी एक प्रकार से कश्मीर में, श्रीनगर में जहां तिरंगा जलाया गया, एक समय हम नारा लगाते थे कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे तिरंगे का सम्मान। आर्टिकल 370 के कारण एक अलगाव का वातावरण जहां कश्मीर में खड़ा करने का प्रयास हो रहा था, आर्टिकल 370 हट गया। इस बार 15 अगस्त को मैं देख रहा था श्रीनगर के वैली में भी गांव गांव में तिरंगा फहराया जा रहा था, तिरंगा यात्राएं निकल रही थी, वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना के साथ पूरा कश्मीर एक ताकत के साथ खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्वाधीनता के 75 वर्ष के समय पूरे समाज को एकत्व के शक्ति के साथ बांधने का ये निर्णय जो है, और इसलिए अभी हमें सही अध्ययन के साथ एक एक विषय को, और इसलिए मैंने कहा जनजातियों के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को पुनर्लेखन करना होगा, संघर्ष गाथा को सामने लाना होगा, जनजातीय गौरवशाली परंपरा संस्कृति की विशेषताओं को समाज के सामने लाना होगा कि कैसा ये एक प्रकार से सामूहिकता, सामुदायिकता एक ऐसी विशेषता है समाज की, उसको समाज के सामने लाना होगा। एक प्रकार से जनजाति का परंपरागत ज्ञान जो है, परंपरागत स्किल जो है, ये वर्क फोर्स था। हाथ भीख मांगने वाला जनजाति समाज नहीं था, ये काम करने वाला जनजाति समाज था। और इसलिए हम देखते हैं कि पूरी संरचना हमें पूरे जनजाति समुदाय में, सोशल सामाजिक संरचनाएं जो थी, समाज के अंतर्गत व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था देने की समाज में दंड व्यवस्था देने की जो व्यवस्था थी, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी स्थापित करना होगा, उसकी विशेषताओं को भी समाज के सामने लाना होगा। ऐसे जो जो बातें, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बात सोच रहा हूं कि ये जो हमारे देश की जो ट्रेडिशंस जो थी सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, ये ट्रेडिशंस जैसी जैसी लुप्त हो रही है, वैसे वैसे समाज में विघटन की प्रक्रिया बढ़ रही है। और इसलिए ग्रामीण स्तर पे, गांव के स्तर पर ये ट्रेडिशंस, ये परंपराओं को, ये जो सामाजिक समरसताओं के लिए, समरसता को स्थापित करने में, बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती थी, ऐसे ट्रेडिशंस को पुनः जागृत करना होगा। ये गांव के मेलों को पुनः जागृत करना होगा। अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उसको पुनः स्थापित करना होगा। और इसलिए आज हम ये जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो केवल बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाना उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, बिरसा मुंडा तो जनजाति वीरों का एक परिचय है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। और इसलिए बिरसा मुंडा जयंती के निमित्त ऐसे जनजाति समाज के गौरव को सामने लाने का एक बहुत अच्छा मौका हम सबको मिल रहा है। और इसलिए
हर विषय के साथ देश के युवाओं को जोड़ते हुए आने वाला समय भारत का समय है, आने वाला समय हमारा समय है, आने वाला समय इस देश का समय है। और इसलिए जब मैं भारत का समय ये बोल रहा हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि भारत का उदय ये विश्व में शांति का मार्ग खोलने वाला होगा। और इसलिए दुनिया में जिस तरह का एक संघर्ष खड़ा है, वहाँ अगर शांति के दिशा में पहल करनी है तो भारत का उदय होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इस पहल को हमें समझने की आवश्यकता है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ जनजाति गौरव दिवस के निमित्त हम संकल्प ले, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत। ये समृद्ध भारत ही समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत की पहचान है। और उस दृष्टि से हर समाज की श्रेष्ठता को के साथ एक रस समाज की निर्माण में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और उस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर आज ये जनजाति गौरव दिवस के निमित्त संकल्प ले। मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये जो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के कैबिनेट ने समाज की एक प्रकार की आवाज़ को समझा, समाज की इच्छाओं को समझा। और देश के जो षड्यंत्र जो चल रहा था समाज को बांटने का मूल निवासी दिवस के निमित्त, मुझे ऐसे लगता है कि जनजाति समाज को अपने जनजाति गौरव को याद करने का, बिरसा मुंडा जी के वीरता को याद करने के दिवस का एक जनजाति गौरव दिवस दिया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग, पूरा भारतवर्ष आज बहुत आनंदित है। पूरा देश कल बिरसा मुंडा की जयंती के निमित्त हमारे समाज की गौरव गाथा का व्याख्यान करेगा, हमारे समाज की गौरव के साथ आगे बढ़ेगा। भारत अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय। मैं पुनः आप सबको जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आइए हम सब मिलकर हमारे इतने वर्षों का जनजाति समाज का जो अपमान करने का जो प्रयास किया है, मुझे ऐसी लगता है कि सम्मान में परिवर्तन करने का समय अभी आया है। पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का समय आया है। हम सब लोग बिरसा मुंडा के जयंती के निमित्त सही मायने में बिरसा मुंडा की जो एक शक्ति के साथ भारत को संकल्प के साथ देखने की जो इच्छा थी, मैं ऐसी मानता हूँ कि बिरसा मुंडा का सपना साकार करने का समय अभी आ गया है। और इसलिए पुनः आप सबको जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।